हे एवरीवन, कैसे हो आप सब। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं सीटेट 2019 जो दिसंबर में पेपर हुआ था। और यहाँ पर हम देख रहे हैं सोशल साइंस। फर्स्ट क्वेश्चन बात कर रहा है, निम्नलिखित में से कौन प्रणशोद पर्वत है, दैट मीन्स कौन ब्लॉक माउंटेन है। हिमालय, अल्पेशियन, यूराल एंड वॉस्चेस। तो हमें पता है जो हिमालय, यूराल और अल्पेशियन है वो आपके फोल्ड माउंटेन वाले पर्वत है। और जो वॉस्चेस है वो आपका ब्लॉक माउंटेन है। राइट आंसर होगा आपका वॉस्चेस टी। तो हम पहले देख लेते हैं कि जो माउंटेन है वो कितने प्रकार के हैं। तो जो माउंटेन है, पर्वत है, वो 3 प्रकार के हैं। तो पहला है फोल्ड माउंटेन। तो फोल्ड माउंटेन में मैंने आपको बताया कि जो हिमालय है, यूराल है, अल्पेशियन है, ये सारे फोल्ड माउंटेन के एग्जाम्पल हैं। तो फोल्ड माउंटेन का मेनली जो जो हमारे रिवर होती है वो हमारे पहाड़ों से क्या ले जाती है, जो भी अपने साथ ले जाती है उसको किसी एरिया पे डिपॉजिट कर देती है। आपने पढ़ा भी होगा कि हिमालय से पहले क्या यहाँ पर एक तैथिस सागर था। तो ये जो फोल्ड माउंटेन का निर्माण हुआ है वो किससे हुआ है कि यहाँ पे आके क्या नदियों ने बहुत सारा जो भी अपने साथ वो मलबा लेके आती है, अवसाद लेके आती है, वो सारा यहाँ पे डिपॉजिट करा और धीरे धीरे ये स्पेस क्या हो गया, फोल्ड होते होते आज फोल्ड माउंटेन में चेंज हो गया। ओके, नेक्स्ट है ब्लॉक माउंटेन। जो ब्लॉक माउंटेन होता है उसमें क्या होता है कि जो माउंटेन होता है उसका बीच वाला पोर्शन क्या हो जाता है, डिस्टर्ब हो जाता है, धंस जाता है। तो इसका जो न्यू स्ट्रक्चर इस टाइप से बन जाता है। तो जो ये वाला पोर्शन है जो धंस गया है इसको बोलते हैं ड्रॉबेन, द्रोणिका। और जो ये खड़े रहते हैं इनको बोलते हैं उत्खंड या हॉर्स्ट। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, हमें स्टेटमेंट दिए गए हैं। पृथ्वी से हमें चंद्रमा का केवल एक ही भाग दिखाई देता है। चंद्रमा पृथ्वी का एक चक्कर लगभग 27 दिनों में पूरा करता है और लगभग इतने ही समय में अपने अक्ष पर एक चक्कर भी पूरा करता है। तो बिल्कुल सही है कि हमें अर्थ से केवल मून का एक पार्ट ही दिखता है। और जो सेकंड स्टेटमेंट है कि जो पृथ्वी चंद्रमा है वो पृथ्वी का चक्कर 27 दिनों में पूरा करता है और इसी में वो अपने एक्सिस पे भी एक राउंड कंप्लीट कर लेता है। तो दोनों ही सही है और दोनों ही एक दूसरे जो बी है वो भी सही व्याख्या कर रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका मेटामॉर्फिक रॉक्स या कायांतरित सेल के बारे में। तो पहला ऑप्शन है आग्नेय और अवसादी सेल उच्च ताप और दाब के प्रभाव में कायांतरित सेलों में परिवर्तित हो जाती हैं कि जो हीट एंड प्रेशर के कारण जो इग्नियस और सेडिमेंट्री रॉक्स हैं वो चेंज हो जाती है मेटामॉर्फिक रॉक्स में। तो ये बिल्कुल सही है। सेकेंड ऑप्शन बोल रहा है कि जो मेटामॉर्फिक रॉक्स हैं वो मेल्ट टू फ्रॉम मोल्टन मैग्मा व्हेन सब्जेक्टेड टू ग्रेट हीट एंड प्रेशर। तो जब क्या होता है, उच्च ताप और दाब होता है तो इसके प्रभाव में आकर क्या हो जाता है, मैग्मा, द्रवित मैग्मा बनाते हैं। आपको पता है कि जो मैग्मा होता है, लावा मैग्मा है ना, तो अगर वहाँ पे हीट ज़्यादा हो जाएगी और प्रेशर भी होगा तो वो क्या हो जाएगा, पिघल जाएगा, मेल्ट हो जाएगा, है ना। तो ऑप्शन बी भी सही है। एंड थर्ड बोल रहे हैं मार्बल इज अ मेटामॉर्फिक रॉक्स। तो जो संगमरमर है वो एक कायांतरित सेल है। तो तीनों ही ऑप्शन बिल्कुल सही है। तो हमें भी पता है जो सेल होती हैं या रॉक्स होती हैं वो 3 टाइप की है, इग्नियस, अवसादी, सेडिमेंट्री एंड कायांतरित मेटामॉर्फिक। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंतरिक्ष में प्रवेश करने वाले उल्कापिंड वायुमंडल के किस परत में आने पर जल जाते हैं। तो इसका राइट आंसर है मेसोस्फीयर। तो ये दिख भी रहा है कि जो ट्रोपोस्फियर है वहाँ पर क्या होता है, हमारी जो एरोप्लेन उड़ते हैं या मौसम से रिलेटेड जो भी घटनाएं हो रही हैं तो ये सारी आपकी होती है स्ट्रेटोस्फियर पे। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऋतु प्रवास जुड़ा है, ट्रांस ह्यूमन जुड़ा है किससे, मूवमेंट ऑफ पीपल, क्लोजली built area of houses, artificial enclosures for keeping small house plants, places where settlements develop। तो जो लोगों के आवागमन से घरों की
पास पास बसावट से एक छोटे घर के पौधे रखने का कृत्रिम अहाता से ऐसे स्थान जहाँ बस्तियां विकसित होती है। तो इन नाम से ही पता चल रहा है ट्रांस ह्यूमन मीन्स मूवमेंट ऑफ पीपल। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपकी जो परमानेंट एयर है, परमानेंट विंड है, उसके बारे में बात हो रही है कि कौन सा सही ऑप्शन है। तो पहला बात कर रहा है कि जो ये पवनें हैं, स्थायी पवनें हैं, वो क्या होती है, वर्ष भर लगातार निश्चित दिशा में चलती रहती है। तो बिल्कुल सही है, जो परमानेंट विंड्स होती हैं वो एक ही डायरेक्शन में चलती है। सेकेंड ऑप्शन बोल रहा है जो पश्चिम और पूर्वी पवनें हैं इनके उदाहरण हैं। तो जो वेस्टर्लीज एंड ईस्टर्लीज हैं वो आपके एग्जाम्पल हैं परमानेंट विंड्स के। तो ये दोनों ही बिल्कुल सही हैं। और यहाँ पे आपको पता भी चल गया है कि जो वेस्टर्लीज एंड ईस्टर्लीज होती है वो आपके परमानेंट विंड्स हैं। ओके, नेक्स्ट है ब्राज़ील के कंपोज और वेनेजुएला के लानोज उदाहरण है शीतोष्ण कटिबंधीय घास स्थल के, टुंड्रा प्रकार की वनस्पति के, उष्ण कटिबंधीय घास स्थल के, भूमध्य सागरीय वनस्पति के। तो हमें पता है जो ब्राज़ील की लोकेशन है वो आपकी इक्वेटर लाइन के पास है ना। तो यहाँ पर क्या होगा, ट्रॉपिकल ग्रासलैंड्स होंगे, है ना। नेक्स्ट है जलवायु, क्लाइमेट के बारे में बात हो रही है। जलवायु वायुमंडल में दिन प्रतिदिन होने वाला परिवर्तन है। तो ये बिल्कुल गलत है। किसी स्थान की ऊंचाई की जलवायु सिर्फ उसकी ऊंचाई और उच्चावच पर निर्भर करती है, अफेक्टेड ओनली बाय इट्स एल्टीट्यूड एंड रिलीफ। सो ये भी गलत है। तो दोनों ही गलत है कि जो हमारा क्लाइमेट होता है वो क्या एक लॉन्ग टाइम प्रोसेस है, मीन्स बहुत टाइम बाद चेंज होता है। और जो हमारी जलवायु है वो यहाँ पर एल्टीट्यूड, रिलीफ एंड इसके अलावा टेम्परेचर पर डिपेंड करती है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है दिए गए लक्षणों ए बी के आधार पर ऊर्जा स्रोत पहचान करनी है कि आइडेंटिफाई करना है द सोर्स ऑफ एनर्जी। इट इज अ कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी। तो ये क्या है, परंपरागत ऊर्जा का स्रोत है। द सोर्स ऑफ एनर्जी इज रिलीज्ड व्हेन क्रूड ऑयल इज ब्रॉट टू सरफेस। जब कच्चे तेल को, अपरिष्कृत तेल को धरातल पर लाया जाता है तब यह ऊर्जा स्रोत निर्मुक्त होता है। तो इसमें जो बायोगैस है वो आपकी नॉन कन्वेंशनल है, जियोथर्मल भी नॉन कन्वेंशनल है, और जो वैक्स है वो अलग चीज हो गई। तो यहाँ पर ऑप्शन सेकंड राइट है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत का शोध संस्थान मैत्री कहाँ स्थित है। तो ये आपका अंटार्कटिका में मैत्री एंड जो गंगोत्री करके कुछ रिसर्च स्टेशन लोकेट किए गए थे। नेक्स्ट है कौन सा कथन खनिज के संदर्भ में सही नहीं है। मिनरल्स के बारे में क्या बात हो रही है, दे आर नेचुरली अकरिंग सब्सटेंसेस, ये प्राकृतिक रूप से प्राप्त होने वाले पदार्थ हैं, बिल्कुल सही है। इनका एक निश्चित रासायनिक संगठन होता है, जी बिल्कुल, डेफिनेट केमिकल कंपोजिशन होता है। दे आर फॉर्म्ड इन डिफरेंट टाइप्स ऑफ जियोलॉजिकल एनवायरमेंट्स, ये विभिन्न प्रकार के भूवैज्ञानिक परिवेश में निर्मित होते हैं, ये भी सही है। सभी खनिज अधात्विक होते हैं, ऑल मिनरल्स आर नॉट नॉन मेटालिक। तो ये बिल्कुल गलत है, यही सही नहीं है, क्योंकि हमने पढ़ा है कि जो मिनरल्स होते हैं वो क्या होते हैं, मेटालिक, नॉन मेटालिक, है ना। नेक्स्ट है हमको मैच करना है नर्मदा वैली, वज्जी, गारो पहाड़ियाँ, गंगा घाटी, सिंधु और उसकी सहायक नदियाँ। तो ऑप्शन आरंभिक गणतंत्र, आखिर और संग्रहण, लगभग 2500 वर्ष पूर्व के शहर, प्रथम नगर, आरंभिक कृषि। तो हम मैच करते हैं जो हमें पता है, ठीक है। हमें पता है कि जो सिंधु है वो क्या है आपके फर्स्ट सिटीज हैं। तो ई का फोर्थ, तो ई का फोर्थ, ओ वाह। तो हमें एक ऑप्शन से ही पता चल रहा है फिर भी, जो गंगा घाटी है डी का, ये आपको पता है हमारे 2500 वर्ष पूर्व के शहर हैं। नेक्स्ट है गारो पहाड़ियाँ, तो यहाँ पर क्या होती है, कृषि कार्य, आरंभिक कृषि। वज्जी आपका आरंभिक गणतंत्र है, और जो नर्मदा है यहाँ पर आखिर और संग्रहण का काम होता था।
तो ऑप्शन थर्ड। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, नीचे दो कथन ए बी भारतीय इतिहास के तिथियों और काल के समसामयिक वाद विवादों के संदर्भ में दिए गए हैं। सो कंटेम्प्ररी डिबेट्स हैं, किससे रिलेटेड, डेट्स एंड पीरियड्स ऑफ इंडियन हिस्ट्री। तो पहला है, हिंदू मुस्लिम ब्रिटिश जैसी कालावधि उपयुक्त है क्योंकि शासकों का धर्म ही एकमात्र महत्वपूर्ण ऐतिहासिक परिवर्तन रहा है। सेकेंड ऑप्शन बात कर रहा है, लंबी समयावधि में घटित होने वाली ऐतिहासिक प्रक्रियाओं को निश्चित तिथियों और काल विभाजनों के अंतर्गत लाना समस्यात्मक है। तो पहला ऑप्शन जो बात कर रहा है कि जो हिंदू मुस्लिम और ब्रिटिश क्या पीरियडाइजेशन के लिए अप्रोप्रिएट है बिकॉज ऑफ कि वो रिलीजन पे ही बेस्ड थे। तो ये बिल्कुल भी सही नहीं है, क्योंकि हमने देखा है कि हाँ, रिलीजन के अलावा बहुत चीज़ें हैं। जैसे हम मुगल काल की बात करें तो वहाँ पर सारे मुगल्स तो नहीं थे, देश के अलग अलग भागों में अलग अलग रिलीजन के भी लोग थे। तो ये और जो ब्रिटिश एरा है, पीरियड है, उसमें भी ब्रिटिशर्स काफ़ी टाइम बाद पूरे इंडिया को कैप्चर कर पाए थे। तो पहला ऑप्शन तो गलत हो गया। एंड जो दूसरा बात कर रहा है, इट इज़ प्रॉब्लमेटिक टू असाइन प्रिसाइज डेट्स एंड टाइम स्पैन्स टू हिस्टोरिकल प्रोसेसेस दैट हैपन ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। तो ये बिल्कुल सही है कि ये बहुत ज़्यादा टफ हो जाता है कि सारे डेट्स और जो टाइम है उसको काल विभाजनों में बताना। ठीक है, तो एक गलत, आठ सही है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, 44th, कई चित्रों में अपने 19वीं शताब्दी में नई लोकप्रिय भारतीय कला के संदर्भ में जो हमारी पॉपुलर इंडियन आर्ट हुई थी 19th सेंचुरी में, उसके बारे में बात कर रहे हैं। मैनी पेंटिंग्स मॉक्ड एट द चेंजेस दे शो around ridiculing the new taste of those who spoke in English and warned against women मूविंग आउट ऑफ देयर होम्स। तो यहाँ पर क्या होता था कि कई चित्रों में अपने आसपास के बदलावों का उपहास किया गया, अंग्रेजी भाषी लोगों के नए शौकों का मजाक और औरतों को घर से बाहर न निकलने की सलाह दी गई। सेकंड ऑप्शन बात स्टेटमेंट बोल रहा है कि जो राष्ट्रवादी विचारों को अभिव्यक्त करने वाले और लोगों को ब्रिटिश शासन के खिलाफ उद्वेलित करने के लिए छवियों का इस्तेमाल किया जाता था। इमेजेस वर यूज्ड टू एक्सप्रेस नेशनलिस्ट आइडियाज एंड इंस्पायर पीपल अगेंस्ट द ब्रिटिश रूल। तो दोनों ही बात सही बोल रहे हैं कि उस टाइम पे जो जिन्होंने अंग्रेजी सीखी थी, मीन्स जो उस टाइम पे जो अंग्रेजी बोलने वाले लोग थे, तो उन्होंने क्या किया, ब्रिटिशर्स को फॉलो करा। तो उनका जो टेस्ट आया, जो उनका फैशन था, शौक था, वो क्या हो गया, लोगों ने उसका मजाक बनाया। एंड जो सेकंड बात कर रहा है कि जो नेशनलिस्ट थे, उन्होंने क्या करा, इमेजेस का यूज़ किया जो भी ब्रिटिश शासन के खिलाफ। ठीक है, तो वो दोनों ही सही हैं, लेकिन जो पहले में हम बात कर रहे हैं, जो न्यू टेस्ट ऑफ दोज हु स्पोक इन इंग्लिश एंड और जो महिलाएं थी उनको बहाना निकलने की सलाह दे रही है। लेकिन सेकंड ऑप्शन में बात करें नेशनलिस्ट का, तो ये दोनों ही सही हैं, बट जो बी है वो सही, मतलब एक ही व्याख्या नहीं कर रहा है सही। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में आरंभिक मानवों पर समझ के लिए निम्नलिखित में से किसे एक प्राथमिक स्रोत माना जा सकता है। कांगड़ा शैली, गिरनार का शैलाभिलेख, पाषाणनामा चित्रकला या मध्य प्रदेश की शैल चित्रकला। तो जो रॉक पेंटिंग ऑफ मध्य प्रदेश है उसे हम प्राइमरी सोर्स मानते हैं, किसका, अर्ली ह्यूमंस का। ओके, इंडिया में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्रिटिश काल से पहले बच्चों को पढ़ाया जाता था सरकारी संस्थानों में एक निश्चित फीस देकर, साल भर फसल की कटाई के समय छोड़कर जब वे खेतों में काम करते थे, या वार्षिक परीक्षा के मूल्यांकन के माध्यम से मूल्यांकन के लिए। तो ब्रिटिश काल से पहले ही ऐसे ही मीन्स साल भर तो पढ़ाई होती थी, लेकिन जब फसल कटाई का टाइम होता था, हार्वेस्टिंग टाइम होता था, उस टाइम पे उनको छुट्टी दे दी जाती थी ताकि वो खेतों के काम भी कर सके। लेकिन ब्रिटिशर्स के आने के बाद इन्होंने क्या करा,
अब बच्चों की छुट्टियां नहीं, उन्होंने एक प्रॉपर डिसिप्लिन के थ्रू स्कूल्स बनाए, स्कूल चलाना उनका एडमिनिस्ट्रेशन किया। तो उस टाइम पे पहले साल मतलब साल भर में जो बच्चे थे, गरीब बच्चे, वो भी पढ़ पाते थे और उस टाइम पे फसल की कटाई के टाइम पे अपना काम करते थे। लेकिन ब्रिटिशर्स ने क्या करा, स्कूल बनाया और स्ट्रिक्ट डिसिप्लिन फॉलो करा, तो वहाँ पर जो गरीब बच्चे थे वो नहीं जा सके, क्योंकि बच्चों को घरों के मतलब खेती के काम करने होते थे। फिर उन्होंने एक फीस निर्धारित करी, तो गरीब वो भी नहीं दे सकता था। ओके, नेक्स्ट है नीचे दो कथन ए बी। 18वीं और 19वीं शताब्दी में यूरोप में राष्ट्र राज्यों के उदय संदर्भ में emergence of nation state in Europe in 18th and 19th century। तो जो 18वीं शताब्दी तक यूरोप के लोग स्वयं को राष्ट्र राज्य के रूप में देखते थे। सेकंड है प्रारंभिक 19वीं शताब्दी में लोगों को यह बोध कराया गया कि प्रत्येक भाषी समुदाय एक अलग राष्ट्र है। तो जो ऑप्शन बोल ए है, टिल द 18th century people in Europe saw themselves as nation state, तो ये बिल्कुल गलत है। सेकंड स्टेटमेंट है अ कॉन्शियसनेस वाज क्रिएटेड इन the early 19th century among the people that each linguistic community was a separate nation, तो ये एक सही बात है। तो एक रॉन्ग और आर करेक्ट, बी करेक्ट है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है BCE। तो इसको हम करते हैं कंफ्यूज BC से। तो जो BC होता है उसका फुल फॉर्म है बिफोर क्राइस्ट, और जो BCE है उसका है बिफोर कॉमन एरा। ओके, नेक्स्ट है आज हम कैसे जानते हैं कि पूरा पाषाण युग में भारत में शुतुरमुर्ग होते थे। हमें कैसे पता कि जो पैलियोलिथिक पीरियड था हमारे, उस टाइम पे ऑस्ट्रिच पाए जाते थे। ऑप्शन है वी हैव विविड डिस्क्रिप्शन ऑफ दीज बर्ड्स इन द राइटिंग ऑफ दैट टाइम। उस समय की कृतियों में इन पक्षियों का विविध लेख हमें मिलता है। महाराष्ट्र के पटने पुरास्थल से शुतुरमुर्ग के अंडों के अवशेष मिले हैं। शुतुरमुर्ग पर मौखिक स्मृतियां हमारे पास दिल्ली के राष्ट्रीय संग्रहालय में अभिलेखित है। और लास्ट बोल रहा है विदेशी यात्रियों के वृत्तांतों में इनका वर्णन है। तो इसका राइट ऑप्शन है बी। तो ये थोड़ा फैक्चुअल क्वेश्चन है जिसे आपको याद करना पड़ेगा। हड़प्पा सभ्यता का पतन कैसे हुआ? ऐसा लगता है कि शासकों का नियंत्रण समाप्त हो गया था, जंगलों का विनाश हो गया होगा, सभ्यता के पूरे क्षेत्र में बाढ़ आ गई, संभवतः नदियां सूख गई थी। तो जो हड़प्पन सिविलाइजेशन है उसका पतन कैसे हुआ? तो हो सकता है वहां पे जो रूलर्स है उनका कंट्रोल लॉस्ट हो गया हो सकता है ना। These could have been deforestation in the area, ये भी सही हो सकता है। These were flooded in entire area of civilization। तो हम जब हड़प्पन पीरियड पढ़ते हैं तो हमें पता है कि वहाँ पर वैसे क्या था, प्लेन एरिया था, लेकिन कुछ कुछ हिली एरिया भी था। तो हम नहीं बोल सकते हैं कि जो एंटायर एरिया था वो क्या हो गया, वहाँ पर फ्लड आ गया। तो सी ऑप्शन, तो ओनली जो सेकंड है उसमें सी नहीं है, तो सी ऑप्शन गलत है। ठीक है, और रिवर्स ड्राइड अप प्रोबेबली, हाँ वहाँ पर नदियाँ सूख गई होंगी, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन बात कर रहे हैं आपके महायान बौद्ध धर्म के अंतर्गत। तो सबसे पहले जो हम बुद्धिज्म पढ़ते हैं तो वहाँ पर दो इनकी ब्रांचेस थी, एक महायान और एक हीनयान। तो जो हीनयान था वो क्या करता है, पुराने जो बुद्ध थे बस उनके उपदेश और उन्होंने जो शिक्षाएं दी थी उस पे फोकस है। जो महायान है उन्होंने थोड़े चेंज कर रहे हैं, टाइम के अकॉर्डिंग चेंज लाया है अपने में। ठीक है, तो हम ऑप्शन देखते हैं। मूर्तियों में बुद्ध की उपस्थिति सिर्फ कुछ संकेतों के माध्यम से दर्शाई जाती थी, बुद्ध की प्रतिमाएं बनाई जाने लगी थी, बोधिसत्वों को नहीं स्वीकारा गया क्योंकि उन्हें अभी भी ज्ञान प्राप्ति करना बाकी था। एंड लास्ट बोल रहे हैं मूर्तिकला के केंद्रों में मथुरा एवं तक्षशिला का पतन हुआ। तो डी ऑप्शन तो बिल्कुल गलत है क्योंकि यहाँ पर इनका उदय हुआ था, ये अभी एमर्ज हो रहे थे। फर्स्ट ऑप्शन है कि कुछ संकेतों के माध्यम से दर्शाई जाती थी, ये तो नहीं है। एंड जो बोधिसत्व है उसे भी इन्होंने एक्सेप्ट करा था। ओके, तो ऑप्शन बी बिल्कुल सही है। ठीक है,
नेक्स्ट ऑप्शन है खिलजी और तुगलक वंश के अंतर्गत प्रशासन और समीकरण के संदर्भ में सही क्या है? जो एडमिनिस्ट्रेशन एंड कंसोलिडेशन अंडर द खिलजीज एंड तुगलक्स। तो बात कर रहे हैं उपमहाद्वीप का काफी बड़ा हिस्सा दिल्ली के सुल्तानों के अधिकार में रहा। गंगा के मैदानी इलाके के घने जंगलों वाले क्षेत्र को पहली बार बैठा गया, मीन्स जो फॉरेस्टेड एरिया है गैंगेटिक प्लेन का, उसको पेनिट्रेट किया गया, ठीक है, पहली बार। थर्ड बोल रहा है कि दिल्ली से बंगाल जैसे सुदूर प्रांतों पर नियंत्रण कठिन था। एंड लास्ट बोल रहा है कि जो अलाउद्दीन खिलजी है और मोहम्मद तुगलक गंगा के मैदानी इलाकों पर जोर जबरदस्ती अपना अधिकार लंबे समय तक रख पाए। जो अलाउद्दीन खिलजी एंड मोहम्मद तुगलक है फोर्स देयर कंट्रोल इन द गैंगेटिक प्लेन फॉर अ लॉन्गर ड्यूरेशन। तो ये बिल्कुल गलत है कि हमने देखा इनका जो टाइम पीरियड है वो बहुत कम है, मतलब फटाफट खत्म हो गया। थर्ड ऑप्शन है तो ये राइट है कि ये बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट हो गया था उनका कंट्रोल करना दिल्ली से बंगाल। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन बात कर रहा है जनजातीय लोगों के इतिहास के पुनर्निर्माण में कौन सा कथन गलत है? यहाँ पे इनकरेक्ट बात कर रहा है किसकी, हिस्टोरिकल रिकंस्ट्रक्शन ऑफ ट्राइबल पीपल कंटेम्प्रेरी हिस्टोरियन एंड ट्रेवलर्स गिव स्कैंटी इंफॉर्मेशन अबाउट ट्राइब्स। तो ये क्या करते हैं, बहुत कम जानकारी मिलती है, बिल्कुल सही है। अधिकांश जनजातीय समूहों ने लिखित दस्तावेज रखा है। मोस्ट ट्राइबल ग्रुप केप्ट रिटन रिकॉर्ड्स। तो ये एक गलत ऑप्शन है कि वहाँ पर रिटर्न, अगर रिटर्न होता तो हमें ट्राइबल के बारे में काफ़ी सारी चीज़ें पता होती, तो ऑप्शन बी सही है, ये बिल्कुल गलत है। थर्ड बात कर रहे हैं कि जनजातीय लोगों ने समृद्ध रीति रिवाजों और मौखिक परंपराओं, हाँ इन्होंने जो इनके रिच कस्टम है ओरल ट्रेडिशन को अभी भी प्रिजर्व करा है। एंड लास्ट है जनजातीय समाज अपनी विविध किस्म की ज़रूरतों के लिए एक दूसरे पे डिपेंडेंट है। ये भी सही है कि वो अपनी ज़रूरतों के लिए एक दूसरे पे डिपेंडेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 1857 की बात कर रहा है कि जो रिवॉल्ट हुआ था उसके बाद अंग्रेजों ने किस प्रकार भारत पर अपने नियंत्रण को समेकित किया, कंसोलिडेट किया। ओके, तो पहला बात कर रहे हैं ईस्ट इंडिया कंपनी के सारे अधिकार ब्रिटिश साम्राज्य के हाथ में सौंप कर, ताकि भारतीय मामलों को ज़्यादा बेहतर ढंग से संभाला जा सके। बात तो सही लग रही है कि उन्होंने क्या कर दिया था, ट्रांसफर ऑफ पावर ईस्ट इंडिया कंपनी की ब्रिटिश क्राउन को, ठीक है, और ये बिकॉज ऑफ फॉर मोर रिस्पॉन्सिबल मैनेजमेंट ऑफ इंडियन अफेयर्स। सेकेंड बात करें बाय रिक्रूटिंग मोर सोल्जर्स फ्रॉम अवध, बिहार, सेंट्रल इंडिया एंड साउथ इंडिया, बाय मेकिंग पॉलिसीज टू प्रोटेक्ट द लैंडलेस एंड पीजेंट्स, तो जो भूमिहीन और किसानों की रक्षा के लिए नीतियां बनाकर। एंड लास्ट है तुष्टीकरण तथा संपत्ति अधिकारों की सुरक्षा करके, बाय अपीजमेंट एंड सेफ गार्डिंग प्रॉपर्टी राइट्स। तो ऑप्शन बी, सॉरी ऑप्शन ए सही है कि जो ईस्ट इंडिया कंपनी के अधिकार थे, राइट्स थे, वो सारे ब्रिटिश क्राउन को सौंप दिए गए थे। और अगर आपको याद होगा तो 1857 के बाद जो गवर्नर जनरल था उसको वाइसराय बना दिया, है ना। जो फर्स्ट वाइसराय थे दैट वाज लॉर्ड कैनिंग, और यहीं पर भारत सचिव नाम का एक पोस्ट बनाया गया, है ना। नेक्स्ट है निम्नलिखित में क्या प्रतिनिधि लोकतंत्र की विशेषता नहीं है, रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी। तो जो रिप्रेजेंटेटिव्स होते हैं वो चूजन थ्रू इलेक्शन, सही बात है। डिसीजन मेकिंग इन द हैंड्स ऑफ देयर रिप्रेजेंटेटिव, ये भी सही है। डायरेक्ट पार्टिसिपेशन ऑफ पीपल इन डिसीजन मेकिंग, तो ये गलत है। फ्रेंचाइज राइट्स टू पीपल, जनता को मतदान का अधिकार है, तो ये सही है। लेकिन यहाँ पे थर्ड ऑप्शन बात कर रहा है कि जनता के निर्णय निर्माण की प्रक्रिया में प्रत्यक्ष नहीं होती है भाई, इनडायरेक्ट होती है। ओके, तो ऑप्शन थर्ड सही है कि वो गलत है, ठीक है। नेक्स्ट है भारत के किस क्षेत्र को छोटा तिब्बत कहा गया है, तो ये ऑप्शन फर्स्ट लद्दाख को। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत में अपील प्रणाली या पौनर्वादिक प्रणाली किसे कहते हैं, एपेलेट
system of in India. Provisions for applying for judicial services, ये तो नहीं है. Provision for appeal in the parliament against a court order. तो पार्लियामेंट में जुडिशरी सिस्टम तो जाएगा ही नहीं, है ना. थर्ड बात कर रहे हैं प्रोविजन फॉर द एग्जीक्यूटिव हेड ऑफ द स्टेट एक्टिंग एज द हाईएस्ट एपेलेट अथॉरिटी, जो राज्य कार्यपालिका प्रमुख का सर्वोच्च अपील प्राधिकारी के रूप में कार्यरत होने का प्रावधान. तो ये बिल्कुल गलत है, क्योंकि हमारे कंट्री में जो सिस्टम है जुडिशरी को, उसको एग्जीक्यूटिव लेजिस्लेशन से अलग रखा गया है. एंड लास्ट है निचली न्यायालय के आदेश के खिलाफ उच्च न्यायालय में अपील का प्रावधान. तो ये बात सही लग रही है कि अगर कोई सबऑर्डिनेट कोर्ट है, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट है, वहाँ पर उसके सही आदेश नहीं दिया है, तो व्यक्ति को सही नहीं लगता है, तो वो अपने हाई कोर्ट में अपील कर सकता है. इसी को हम अपील प्रणाली कहते हैं. ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन है 58. कौन सा प्रायद्वीप पठार का लक्षण नहीं है? पेनिनसुलर प्लेटू. इट लाइज टू द साउथ ऑफ नॉर्थर्न प्लेन्स. तो उत्तरी मैदानों के दक्षिण में स्थित है. सही बात है. अरावलीज हिल्स बॉर्डर इट ऑन नॉर्थ वेस्ट साइड. ये बात सही है कि जो हमारा अरावली है तो ये आपके नॉर्थ और वेस्ट में है, तो ये भी सही है. थर्ड बोल रहा है इट इज रिच इन मिनरल्स लाइक कोल एंड आयरन ओर. तो ये भी सही है कि आपने सुना भी होगा कि जो साउथ वाला एरिया है वहाँ पर क्या माइनिंग बहुत होती है, तो कोल आयरन ओर ये सारे माइनिंग के थ्रू ही निकलते हैं. एंड लास्ट बोल रहा है जो रिवर महानदी और कृष्णा है आर सम ऑफ द वेस्ट फ्लोइंग रिवर्स इन द प्लेटू. तो ये पश्चिम की ओर बहने वाली, लेकिन हमें पता है कि जो महानदी और कृष्णा है ये आपके बहती है. तो ये आपकी बे ऑफ बंगाल. तो बे ऑफ बंगाल तो आपके ईस्ट में पड़ता है, तो यही आपका ऑप्शन गलत हो जाता है. ठीक है. नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा कथन अफ्रीका के बारे में सही है? अफ्रीका का बहुत बड़ा भाग दक्षिणी गोलार्ध में स्थित है. सही बात कर रहा है. यही एक ऐसा महाद्वीप है जिससे होकर तीनों रेखाएं गुजरती है. ये भी सही है. गोबी मरुस्थल इस महाद्वीप में स्थित है. तो ये बिल्कुल गलत है. गोबी आपका चाइना में एशिया महाद्वीप में है. इसके पश्चिम में यूराल पर्वत है जो इसे एशिया से अलग करता है. इसमें ये ऑप्शन भी शायद गलत है, क्योंकि जो यूराल है वो आपके इसके नॉर्थ में पड़ेगा, है ना. और यूराल पर्वत एशिया को यूरोप से अलग करता है. ओके. एंड आज के लिए लास्ट क्वेश्चन है दक्षिण भारत के दक्षिणी भागों विशेषकर तमिलनाडु आंध्र प्रदेश में शरद ऋतु में वर्षा होती है. आपने सुना भी होगा कि जब हमारे यहाँ पे ठंड मतलब नॉर्थ इंडिया में ठंड पड़ती है तो साउथ में बहुत ज़्यादा बारिश होती है. तो इसके रीजन हमें पता करने हैं. पवन स्थल भागों से लौटकर बंगाल की खाड़ी की ओर बहती है. पवन अरब सागर से बंगाल की खाड़ी की ओर बहती है. पवन बंगाल की खाड़ी से अरब सागर की तरफ बहती है. पवन स्थल भागों से लौटकर अरब सागर की ओर बहती है. तो जो हमारा मानसून होता है आपका अरेबियन सी से या बे ऑफ बंगाल से आता है. तो आपने सुना भी होगा कि केरल में मानसून टकराता है तो उसके बाद ये पूरे कंट्री में फैल जाता है. तो यहाँ पर जो ये वाला एरिया हो जाता है तमिलनाडु और आंध्रा का, यहाँ पर बारिश नहीं हो पाती, क्योंकि यहाँ पे आपको पता भी हिली एरिया है. तो हिली एरिया के थ्रू ये वृष्टि छाया प्रदेश है. मीन्स ये पहाड़ों के थ्रू ये जो हवाएं हैं ये टकर कर दूसरे इलाकों में चली जाती हैं, जिससे यहाँ पर मानसूनी बारिश नहीं होती. लेकिन जब ये मानसून लौटते हुए वापस आता है तो ये क्या होता है स्थल भागों से लौटकर बंगाल की खाड़ी में बहता है और उसके थ्रू क्या होती है यहाँ पर बारिश होती है. तो ऑप्शन फर्स्ट सही है. ओके. तो अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो आप लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर सकते हैं चैनल को. नेक्स्ट 30 क्वेश्चन हम सेकंड वीडियो में करेंगे. ओके. थैंक्स फॉर वॉचिंग.